हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। और मैं सौम्या सिंगल हूँ। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं टेक्सटाइल्स के हम टाइप्स ऑफ फाइबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में हम थ्योरी प्लस साइमल्टेनियसली मैं आपको एमसीक्यूज भी बताती रहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं हर बार। तो आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको मेरा स्पीड बोलने का तेज लगे तो आप प्लीज वीडियो का सेटिंग्स में से एडजस्ट कर लीजिएगा टाइम। ठीक है, चलो। फाइबर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स। अब इनमें भी बहुत डिफरेंट क्लासिफिकेशन रहता है। नेचुरल फाइबर्स हमारे एनिमल प्रोटीन, प्लांट सेलुलोजिक, नेचुरल फाइबर एंड नेचुरल मिनरल, चार टाइप के डिफरेंट नेचुरल फाइबर्स रहते हैं। हमारे जो एनिमल या फिर हम प्रोटीन फाइबर, इसको यूजुअली हम एनिमल फाइबर्स करके ही रेफर करते हैं। तो उसमें हमारा सिल्क, वूल, क्योंकि सिल्क भी हमारा एक सिल्क वॉर्म से आता है जो कि एक इंसेक्ट हुआ। ठीक है, मतलब कि तो वो हमारा एनिमल फाइबर्स में होगा। वूल भी हमारा शीप से ऐसे फ्लो करते हैं, तो इसलिए हमारा वो वूल भी एनिमल फाइबर्स है। फिर हमारा प्लांट और सेलुलोज, जितने भी हमारे प्लांट से होते हैं वो सारे सेलुलोज रहता है उसमें, तो सेलुलोजिक फाइबर्स को हम उसको रेफर करते हैं। तो सेलुलोजिक फाइबर्स में आपके कॉटन, फ्लैक्स, जूट, जो हमारे स्टेम से हो गया, बांस से हो गया, वो सब चीजों से जो आता है उसको हम प्लांट और सेलुलोजिक फाइबर्स बोलते हैं। फिर हमारे नेचुरल रबर और नेचुरल मिनरल, जिसमें हम एस्बेस्टोस को ही काउंट करते हैं। ठीक है। फिर मैनमेड फाइबर्स, जो हमारे फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं, जो हमारे नेचुरली प्रेजेंट नहीं रहते पर हम लोगों ने बनाए हैं। तो उसमें पहला रीजनरेटेड, जिसमें हमने रीजनरेटेड इज एवरी फाइबर, जैसे कि आपका जो नेचुरल फाइबर को इमिटेट करता है, नेचुरल फाइबर की नकल करता है, उसको दोबारा रीजनरेट, जैसे नाम ही बताया है, री और फिर जनरेट। तो उसमें आपका आता है सेलुलोजिक में रेयन, एसीटेट, ट्राइएसिटेट, जो आपका सेलुलोजिक फाइबर को कॉपी किया गया है। एजलॉन जो हमारा प्रोटीन यानी कि एनिमल फाइबर को कॉपी किया, तो रीजनरेटेड फाइबर में हमारा रेयन, एसीटेट, ट्राइएसिटेट, एजलॉन, ये सब आते हैं। फिर सिंथेटिक फाइबर्स जो हमारे फंक्शनल बेसिस, मतलब मेनली देखा जाए तो फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आपको रबर टाइप से चाहिए, इलास्टिक चाहिए, तो उस हिसाब से उस फैब्रिक बनाया गया है। तो वैसे ही नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, मोडिएक्राइलिक, ओलेफिन, स्पेंडेक्स, एरामिड, कार्बन, ये सब आपके सिंथेटिक फाइबर्स में आता है। जैसे कि हमारे जो फायर कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो वाला अलग मटेरियल से बनता है। फिर हमारा स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, उसका फंक्शनल अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसके लिए अलग सिंथेटिक फाइबर है। तो ऐसे करके हमारे मैनमेड फाइबर्स में आता है। फिर थर्ड आता है हमारा इनऑर्गेनिक फाइबर, जिसमें हम ग्लास और मेटेलिक में काउंट करते हैं। एक एक करके हम अब इसको आगे पढ़ेंगे। और बाकी हमारे एक्स्ट्रा भी होते हैं हेयर फाइबर्स, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको लर्न कर लीजिए कि जब भी पूछा जाए कि मोहेर मोहेर एक फाइबर है, हेयर फाइबर है, ये कहाँ से प्रोक्योर होता है, तो वो अंगोरा गोट से होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मोहर एम, ठीक है, फिर अंगोरा गोट ए, इनिशियल्स आप सिर्फ देखिए, और फिर ये जी, अंगोरा गोट, तो मैग। तो हमारा जब भी मोहेर की बात होगी तो आगे आप देख लीजिएगा अंगोरा गोट ऑप्शन में होना चाहिए। तो मोहेर इज प्रोक्योर फ्रॉम अंगोरा गोट। कश्मीरी फ्रॉम कश्मीरी गोट, ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि आगे लिखा हुआ है। कैमल हेयर, कैमल से, ये भी आपको सिंपल पता चल जाएगा पढ़ने से। रैबिट फर भी रैबिट से। फिर बची ये अल्पैका और लमामा भी आपको इजीली पता चल जाएगा। लेकिन जो मोहेर है ये हमारा एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसके बहुत चांसेस है आने के। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये जो फाइबर्स है, मोहेर, कश्मीरी, कैमल हेयर, रैबिट हेयर और अल्पैका और लमा, यह सब हमारे हेयर फाइबर्स में आते हैं। ठीक है, और ये आपका कहाँ से प्रोक्योर होता है ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम आपके एक एक करके देखते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले सिल्क पे। तो जो सिल्क होता है वो हमारा कंटिन्यूस फिलामेंट होता है। तो जो ओनली नेचुरल फिलामेंट रहता है उसका हमारा सिल्क में ही आता है। इस सिल्क को हम एक और चीज से, सिल्क इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ फाइबर, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज नोन एज क्वीन ऑफ फाइबर, और उसमें ऑप्शन दे देंगे सिल्क, कॉटन, लाइनन और नाइलॉन। तो उसमें आपको सिल्क ही चूज करना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा सिल्क होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हम सेरिकल्चर, ये बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। इसके संग ऑप्शंस में आता है एपीकल्चर, एरिकल्चर, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन दे देते हैं।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब सिल्कवॉर्म्स की बात हो रही है तो वो सेरिकल्चर ही होगा। ठीक है, तो silkworms are generally cultivated. Another variety, wild silk is obtained from uncultivated silkworm cocoons. Silk fabric is strong and good water absorber. It is also lustrous. Lustrous मतलब shining जो देता है. And because of this property, it is an expensive fiber. जो भी चमकता है वो महंगा होता है। जैसे कि आप गोल्ड को देखते हैं, जो भी चीज शाइनिंग होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शो ऑफ और ये मार्केट हाई फंक्शंस में काम आते हैं, तो वो सब आपका एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए हमारा सिल्क जो होता है, जो नेचुरल फिलामेंट रहता है, क्वीन ऑफ फाइबर होता है, और जिसकी रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स को हम सेरिकल्चर बोलते हैं, ये बहुत ही शाइनिंग रहता है, एक्सपेंसिव रहता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और गुड वाटर एब्जॉर्बर रहता है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्लांट और सेलुलोजिक फाइबर की तरफ। ठीक है, तो फाइबर्स डिराइव फ्रॉम प्लांट सोर्सेज आर कॉल्ड सेलुलोजिक और प्लांट फाइबर। These fibers are classified by reference to the part of the plant from which they belong. इसमें ये बोल रहा है कि जहां जहां से प्लांट में, जैसे कि अगर स्टेम से लिया गया है तो उसके हिसाब से नाम देते हैं, और अगर बैज से लिया जाएगा तो उसका अलग नाम देंगे। जैसे कि जो हमारा कॉटन होता है वो सीड हेयर से काम आता है। सीड पॉड करके होता है, उसके अंदर छोटा छोटा रेशा रेशा होता है, तो वो जो सारा रेशा होता है वो हमारा कॉटन होता है। ठीक है, जो लाइनन हो गया, लाइनन हमारा जो होता है वो हमारा स्टेम से निकलता है। जो भी हमारा प्लांट रहता है उसके स्टेम में जो होता है उसको हम लाइनन बोलते हैं, जहां से जो फैब्रिक निकलता है रेशा रेशा निकाल के। जो हमारा बाज से निकलता है उसको हम जूट बोलते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ से प्लांट के कौन से पार्ट से प्रोक्योर किया है, हमने उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया है। तो कॉटन फाइबर ग्रोज इन द सीड पॉड और बॉल ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन फैब्रिक्स आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल and they are cool to wear. They have good water absorbency and hence take time to dry. Cotton fabric creases easily. They are used to make shirt, bedsheet, pillow cover, t-shirt, etc. ठीक है, मैं दोनों इंग्लिश में पढ़ रही हूँ और हिंदी में समझाया जिससे आपको आसानी रहे। ठीक है, तो इधर यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा कॉटन फाइबर होता है वो तो हमारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीड पॉड से निकलता है, अंदर रेशा रेशा होता है, वहां से प्रोक्योर करते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। ये प्लांट है, ये सीड पॉड है, और ये जो रेशा रेशा है इसको हम कॉटन के फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है रेशा है। ठीक है, और कॉटन तो सभी पहनते हैं समर्स में, विंटर्स में। तो विंटर में यूजुअली वूल पहनते हैं, लेकिन कॉटन भी बहुत सही रहता है विंटर्स में। तो कॉटन बहुत ही सॉफ्ट रहता है, जब बहुत लंबा टिकता है, कूल रहता है, तभी हम समर्स में पहनते हैं। बहुत अच्छा वाटर एब्जॉर्बेंसी रहता है, वो तो आपको जब कॉटन के कपड़े धोते हैं तो आपको पता ही चल जाता है, और सूखने में टाइम लगता है। और प्लस जब भी हम शॉप में जाते हैं तो हम कॉटन का पहचान कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा उस कॉटन जो कपड़ा होता है उसको गुचड़ मुचड़ कैसे, मैं आपको तो थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, एंटेंगल करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको देखते हैं कि उसमें क्रीज आया नहीं आया, वो मुसा या नहीं, लाइन आया नहीं आया। ठीक है, उसको प्रेस की जरूरत है या नहीं है। तो अगर वो उसको प्रेस की जरूरत है, आयरनिंग की जरूरत है, तो फिर तो वो कॉटन मानते हैं, क्योंकि कॉटन फैब्रिक बहुत जल्दी क्रीज हो जाता है। तो ये आपका यूजुअली शर्ट, इसका तो हर कॉटन का, क्योंकि बहुत ओल्डेस्ट टाइप में है, तो सेलुलोसिक फाइबर तो ये हमारा हर चीज में यूज होता है, शर्ट, बेडशीट, पिलो कवर, हर टाइप का आपका इसका फंक्शन रहता है। ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन प्लांट आर लाइट रेनफॉल, ब्राइट सनलाइट एंड फ्रॉस्ट फ्री डे एंड नाइट। ये जस्ट इजी, ये आपको जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसमें से कभी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट इट्स एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फिर हम बढ़ते हैं लाइनन फाइबर की तरफ। लाइनन फाइबर जो होता है वो हमारा स्टेम से, फ्लैक्स प्लांटली स्टेम से प्रोक्योर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी कॉटन की तरह सिमिलर ही रहता है, बट ये थोड़ा कंपैरेटिवली वीक होता है और ज्यादा जल्दी ये क्रीज होता है एज कम्पेयर टू कॉटन, बट ये भी कूल होता है वेयर करने को। तो जो लाइनन होता है, वो लाइनन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि what which fabric sorry which fiber is the oldest fiber and has been used from years by Egyptians, तो इसमें आपका लाइनन ही आंसर होगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे जाते हैं, वूल रहता है, कॉटन रहता है, लाइनन रहता है, और सम अदर, सपोज
सिल्क रहता है, तो आपका आंसर लाइनन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा टाइम से यूज हो रहा है। इजिप्शियंस अपने जो ड्रेसेस व्रेसेस बनाते थे वो सब लाइनन से रैप रहते थे। फिर हमारा रहता है जूट। जूट जो होता है वो उस जूट प्लांट से प्रोक्योर होता है, बहुत ही चीप रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसे आपने जूट के बैग्स देखे होंगे, वो कितने मतलब स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तभी आपका वो इतना हैवी हैवी वेट ले लेते हैं। बहुत ही सस्ते में आते हैं जो जूट बैग्स रहते हैं, और इस वजह से उनको कारपेट्स में, रोप में, ऐसे स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल में ही जूट को यूज करते हैं। जूट के संग एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो बहुत डिफिकल्ट टू डाई होते हैं, तो इसलिए वो आपको नॉर्मली जूट कलर में ही पाए जाते हैं, ब्राउनिश कलर रहता है तो वो उसी कलर में रहते हैं। कभी भी आप देखेंगे तो जूट के बहुत ज्यादा आपको कलर वेरिएशन नहीं मिलेंगे। जैसे कॉटन आपको हर कलर के कपड़े में मिलेगा, वायलेट होगा, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, जो भी आप कलर बोलेंगे, येलो वेलो सब होगा। पर जो जूट रहता है वो आपका इतना नहीं रहता है। बाकी सारे फैब्रिक्स कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर जूट नहीं होता है। ठीक है, तो इधर से आपके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो एक तो मोहेयर था, एंगोरा गोट, तो मैक्स से हो जाएगा वो आपका। ठीक है, फिर सेरिकल्चर, जो हमारा रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म से होता है। हमारा जो नेचुरल फिलामेंट है, ओनली नेचुरल फिलामेंट इज योर सिल्क। सिल्क को हम क्वीन ऑफ फाइबर भी बोलते हैं। फिर जो हमारा ये रहता है कॉटन, ये हमारा कॉटन रहता है हमारे सीड पॉड से रहता है, लाइनन हमारा स्टेम से रहता है, और जो जूट रहता है वो बास्ट से रहता है। तो लाइनन जो होता है वो फ्लैक्स प्लांट से आता है, ठीक है, स्टेम से, और वो कंपैरेटिवली वीक होता है एज कम्पेयर टू कॉटन, और बट कूल होता है, मतलब प्रॉपर्टीज दोनों के सिमिलर रहते हैं। ठीक है, और लाइनन जो होता है वो हमारा ओल्डेस्ट में ये काउंट होता है, और जूट जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट में काउंट होता है। तो ये रहे यहाँ से 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम ओनली दिस स्लाइड ओनली। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा काम में आती है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, हाँ एक और चीज, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसका कलर गोल्ड और ये ऐसे क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो हम इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं। और ये बहुत ही फॉर कल्टीवेशन ऑफ जूट प्लांट, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर एंड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रो। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपकी ग्रोथ से रिलेटेड कि आपका ये प्लांट कहाँ से कहाँ ग्रो होना चाहिए। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो गोल्डन फाइबर में आपसे पूछा जाएगा विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ऑप्शन में दिया जाएगा सिल्क, कॉटन, लाइनन और जूट। तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए जूट होगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं गोल्डन फाइबर, गोल्डन कलर जो आपका थोड़ा सा ब्राउनिश और कॉपर कलर का, तो वो आपका जूट ही होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर आप जैसे देख सकते हैं, वो आपका रबर ट्री से ही आता है, उसके लेटेक्स जैसा रहता है, जो चिपचिपा सा सब्सटेंस निकलता है वो आपका लेटेक्स निकलता है। ठीक है, ऑन द स्टेम ऑफ अ रबर प्लांट स्लैशेस आर मेड थ्रू विच द thick milky secretion is collected and converted into rubber. It is used in making tire, tubes, gloves, etc. आप जैसे लैब्स, जो लोग लैब्स में काम करते हैं, जिनका केमिकल्स को हैंडल करने में काम रहता है, तो वो ग्लव्स यूज करते हैं। तो वो ग्लव्स हमारा नेचुरल रबर यहाँ सबसे आता है। जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में टायर, ट्यूब्स, ये सब, वो सब हमारा रबर से, नेचुरल रबर यूज होता है। उसमें हमारे बहुत सारे मॉडिफिकेशन होता है मैनमेड फाइबर से, तो वो मिक्स करके, तो उसमें हम नेचुरल रबर यूज होता है, इसका फंक्शन ये रहता है। फिर हमारा नेचुरल मिनरल, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मिनरल, और ऑप्शंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट दे देंगे, तो उसका आंसर आपका याद आना चाहिए एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस इज द ओनली नेचुरल मिनरल फाइबर। ठीक है, asbestos is a natural fiber obtained from variety of rocks which is a fibrous form of silicate, magnesium and calcium. तो ये ऐसा सा कुछ कुछ दिखता है आपको सिल्वर सा ऐसे कुछ, बट आप इससे बस एक ही क्वेश्चन बन के आता है कि कौन सा आपका नेचुरल मिनरल फाइबर है, या फिर पूछ लेंगे एस्बेस्टोस इज, ऑप्शन में दे देंगे नेचुरल मिनरल, सेलुलोजिक, प्रोटीन फाइबर और मैनमेड। तो आपको आना चाहिए कि वो नेचुरल मिनरल फाइबर ही है। तो आई होप आपको अभी तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि हमारा क्वीन ऑफ फाइबर में सिल्क आता है, गोल्डन फाइबर में जूट आता है, एस्बेस्टोस हमारा नेचुरल मिनरल फाइबर है, जो लाइनन है वो हमारा ओल्डेस्ट में यूज होता है। ठीक है,
फिर हमारा आता है अब हम नेक्स्ट मैनमेड फाइबर्स। मैनमेड फाइबर्स का जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चर होते हैं एक्सट्रूडर से निकलते हैं, और ये जो होते हैं वो फिलामेंट की फॉर्म में ही निकलते हैं। बाकी जैसे आपके एक्सेप्ट सिल्क जितने भी नेचुरल थे वो सब आपके छोटे छोटे फाइबर यानी कि रेशे रेशे में निकलते थे। लेकिन जो फिलामेंट होता है एक लंबा, फिलामेंट इज अ लंबा और धागा टाइप सा, और फाइबर इज छोटा छोटा, इनको हम ऐसे ट्विस्ट और टर्न करके धागा बनाते हैं। ठीक है, तो जो मैनमेड फाइबर होते हैं वो हमारे फिलामेंट के फॉर्म में ही डायरेक्टली एक्सट्रूड करते हैं। तो मैनमेड फाइबर है तो ऑब्वियसली उनमें सारी पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के आएंगे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फायर डिपेंड करता है कि कौन सा मैनमेड फाइबर किस अकॉर्डिंग है, तो जो दूसरे फंक्शन मतलब डिपेंडिंग ऑन फंक्शन तो वो फायर इजीली कैच करते हैं। ऑब्वियसली रिंकल नहीं करेंगे ज़्यादा इजीली क्योंकि वो ऑब्वियसली आपके कंफर्ट मतलब इजी टू मेंटेन के हिसाब से ही बनाए गए हैं। ड्राई क्विकली, डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, इजी टू क्लीन एंड नीड लिटिल आयरनिंग। तो ये भी आपके बहुत ही डिवाइड होते हैं रीजनरेटेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और इनऑर्गेनिक फाइबर में, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो रीजनरेटेड जो आपकी प्रॉपर्टीज मिमिक करती हो। तो regenerated fibers, the raw material of these fibers are obtained from nature and include cotton fiber, wood, milk protein and other diverse substances which cannot be used for textiles in its original form. Therefore they are regenerated and reformed through chemicals. इसमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया जो मिमिक करता है रीजनरेटेड फाइबर्स में क्या होता है, अब जैसे सपोज कॉटन है, ठीक है, वो तो आपका नेचुरली आ गया, पर आप कहीं कहीं पे कॉटन को एज इट इज यूज नहीं कर सकते हो, तो आपको कॉटन को केमिकल के संग मिक्स करके यानी कि नेचुरल फाइबर्स को मिक्स किया आपने केमिकल्स में और फिर उसको दोबारा यूज किया, तो दैट इज योर रीजनरेटेड फाइबर्स। ऑलरेडी जनरेटेड फाइबर्स को आपने केमिकल्स के संग मिक्स करके रीजनरेट किया और उनकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव किया, तो दैट इज योर रीजनरेटेड फाइबर, जैसे मैं आपको हमेशा से अभी तक बता रही हूँ। तो जो हमारा इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि रेयॉन जो है वो हमारा फर्स्ट रीजनरेटेड फाइबर है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज द फर्स्ट रीजनरेटेड फाइबर, उसमें ऑप्शन पूछता है रेयॉन, नायलॉन, एसीटेट, ऐसे करके बहुत पूछा जाता है, तो वो आपका रेयॉन। ठीक है, इसमें एक और चीज है कि रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एकदम गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर, लस्टर प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो रेयॉन है वो बहुत ज्यादा सिल्क का प्रॉपर्टीज मिमिक करता है, तो इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल क्लोथिंग में, फर्निशिंग में, मेडिकल सर्जरी प्रोडक्ट्स हर जगह पे यूज होता है। इसी के अंदर एसीटेट और ट्राइसिटेट भी दो कॉमन फाइबर है, पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है इसमें से बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है वो रेयॉन का, रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, और वो रीजनरेटेड फाइबर में आता है और वो फर्स्ट रीजनरेटेड फाइबर था। फिर हम आते सिंथेटिक फाइबर की तरफ। तो synthetic fiber is these fibers are produced from chemicals to create a polymer which does not exist in a natural state. तो हमारा nylon was the first synthetic fiber to be manufactured. It is a strong fiber and resistant to insects. Nylon fiber is used in ropes, military application and apparels. तो आपको मैं यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ सारे फाइबर्स के बारे में कौन सा क्या फर्स्ट है, तो इसके बारे में जब भी आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर तो वो आपका नायलॉन रहेगा। बट अगर आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन इज द फर्स्ट रीजनरेटेड फाइबर तो वो आपका रेयॉन आता है। तो आप ये प्लीज याद रखिएगा कि जो आपका पहला सिंथेटिक फाइबर था वो नायलॉन है, और नायलॉन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। उनको इंसेक्ट्स वगैरह मतलब इतना, जैसे आपने देखा होगा कि आप जब भी वुलन्स रखते हैं तो आप उसमें ओडोनिल या कुछ क्लोरोफॉर्म की वो कुछ जो रहते हैं गोलियां वो सब डाल के रखते हैं, जिससे कि उनपे जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, माइट्स वगैरह, वो सब अटैक ना करें। तो उसी चीज से बचाने के लिए तो ये नायलॉन पे वो इंसेक्ट्स का क्या कहते हैं अटैक नहीं होता है, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स रहते हैं। तो नायलॉन फाइबर हमारा रोप्स में यूज होता है, मिलिट्री एप्लीकेशन, आर्मीज में, आर्मी के जो फंक्शंस में यूज होता है, अपैरल में भी यूज होता है। तो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन।
After World War II, more nylon replaced silk that was used in parachutes during World War II. कि क्योंकि सिल्क में तो इजीली इंसेक्ट्स वगैरह लग जाएंगे, तो दैट इज रिप्लेस्ड बाय नायलॉन, क्योंकि वो इजी टू हैंडल है और वो पैराशूट्स वगैरह में बहुत यूज हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. It's just an additional information, not for exam perspective. Exam perspective से nylon was the first synthetic fiber और वो बहुत ही strong और resistant to insects रहता है. फिर हमारा polyester is also a very commonly used synthetic fiber. It is widely used in making plastic bottle, home furnishing, rope, thread. तो जितने आपकी बॉटल सब polyester, ये तो बहुत common सी चीज है. तो और अदर्स कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर एक्राइलिक, मोनोएक्राइलिक, एरामिड, स्पेंडेक्स एंड ओलेफिन. ये आपको एक बार ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि विच वन इज नॉट सिंथेटिक फाइबर्स, और ये सब ऑप्शन दे देंगे और कुछ और एक सपोज एस्बेस्टोस दे देंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें आपकी सिंथेटिक फाइबर में आती हैं और बाकी नहीं आती. तो सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या आता है आपका? नायलॉन रहता है, पॉलिएस्टर रहता है, एक्राइलिक, मोनोएक्राइलिक, एरामिड, स्पेंडेक्स और ओलेफिन रहता है. फिर हम मूव करते हैं इनऑर्गेनिक फाइबर्स की तरफ. ठीक है, तो देयर आर सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट हैव लार्ज चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बट दे कैन बी मेड सॉफ्ट बाय हीटिंग देम एंड कैन बी मेड इनटू थिन एंड लॉन्ग strands. These fibers are not used in apparels and are mostly used in industries. Glass and metallic fibers are the example of inorganic fiber. Inorganic fibers यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो वाले fibers होते हैं जो आपका यूजुअली बहुत ऐसे इलोंगेटेड, लेंथी, मतलब बड़ा धागा जैसे नहीं होते, लेकिन जब आप उनको मेल्ट करते हो, हीट करते हो, तो और फिर उसके बाद स्ट्रेच करो तो वो लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड्स निकल के आते हैं. तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है ग्लास और मेटेलिक फाइबर. तो जैसे आपने वैसे भी देखा होगा, अगर आपने ग्लास मैन्युफैक्चरिंग देखा हो तो उसमें हमेशा हम उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तब तक हीट करते हैं जब तक ग्लास एक लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए, और फिर उसके बाद उसको जिस शेप में डालेंगे वो उस शेप में अचीव हो जाता है. तो यही पे बोला जा रहा है कि ग्लास को यहाँ पे हीट करा सबसे पहले और फिर उसको हमने स्ट्रेच कर दिया तो वो एक धागा टाइप सा बन गया. ऐसे ही हमारे मेटेलिक फाइबर. तो ये हमारे जितने भी होते हैं ग्लास फाइबर्स, ये हम ऑप्टिकल फाइबर, होम फर्निशिंग और इंडस्ट्रियल पर्पज से ही यूज होता है. ये आपके डेली वेयरिंग बेसिस पे यूज नहीं होता है.